पिछले अध्याय में हमने शुक्र के राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्यक्षेत्र और प्रशासनिक प्रणाली के बारे में चर्चा की थी। आज हम शुक्र के करारोपण, अपराध और छल संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। पहला है करारोपण के सिद्धांत। प्राचीन भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए ही शुक्र ने राजा को कर लगाने के अधिकारों पर दो नियंत्रण व मर्यादाएं लगाई हैं। पहला, राजा द्वारा प्रजा पालन के कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही राजा को प्रजा पर कर लगाने का अधिकार है, और दूसरा, राजा मनमाने कर लगाने व वसूल करने का अधिकार नहीं रखता। उसे इस बारे में स्मृति और आदि के नियमों का पालन करना चाहिए। शुक्र नीतिसार में दो प्रकार की कर प्रणाली दिखाई पड़ती है। पहली है स्थानीय कर प्रणाली और दूसरी है राष्ट्रीय कर प्रणाली। शुक्राचार्य ने स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय कराधान के सिद्धांत को स्वीकारा है। आइए अब देखते हैं हम पहला राष्ट्रीय कर प्रणाली। राष्ट्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत शुक्र ने दो प्रकार के कालों के प्रसंग में कर नीति को स्वीकारा है। पहला है सामान्यकालीन कर नीति और दूसरी है संकटकालीन कर नीति। पहली है सामान्यकालीन कर नीति। सामान्य काल में शुक्र ने प्रजा की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर कर लगाने का निर्देश दिया है। उनका मत है कि शुल्क को इतनी मात्रा में ही लिया जाना चाहिए कि करदाता की मूल पूंजी का अंत नहीं हो, अर्थात उसकी उत्पादन क्षमता बनी रहे। राजा को भाग के संग्रह में माली की प्रवृत्ति का अनुकरण करना चाहिए, न कि कोयला व्यापारी की प्रकृति का। करारोपण इस प्रकार किया जाना चाहिए जो राजा और प्रजा दोनों के हित में हो, मात्र राजा के हित में नहीं, अन्यथा प्रजा में रोष व्याप्त हो जाएगा। कहीं भी या कभी भी अन्यायपूर्ण व अधर्मयुक्त करारोपण नहीं किया जाना चाहिए। यदि राजा व्यापारियों से अथवा सामान्य प्रजा से अन्यायपूर्वक ग्रहण करता है तो ऐसा राज्य नष्ट हो जाता है। दूसरा है संकटकालीन कर नीति। संकट काल का मुकाबला करने के लिए राजा को अधिक धन की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे काल में राजा को कर की मात्रा में वृद्धि करने का, सामान्यतः कर मुक्त मदों पर भी कर लगाने का अधिकार होता है। शुक्र ने सामान्य काल में भाग, अर्थदंड तथा शुल्क में वृद्धि को अनुचित माना है, किंतु संकट काल में इनमें वृद्धि का समर्थन किया है। संकट काल में धन की प्राप्ति के लिए राजा करों के अलावा अन्य साधन भी अपना सकता है। उसे धनिकों से उनके धन को हर लेना चाहिए, किंतु संकट काल की समाप्ति पर राजा को उनका धन सूद सहित लौटा देना चाहिए। उन्होंने भृत्यों का यह कर्तव्य बताया कि संकटकाल आने पर भृत्यों को बिना वेतन के अथवा कम वेतन पाकर भी राजा का साथ निभाना चाहिए, और राजा का भी यह दायित्व है कि संकटकाल गुजरने पर वे भृत्यों को शेष वेतन का भुगतान करते। दूसरा है कर मुक्ति संबंधी व्यवस्था। इस संबंध में शुक्र कहते हैं कि पहला, घरेलू उपभोग के लिए खरीदे जाने वाले धान्य वस्तुओं को शुल्क मुक्त रखा जाना चाहिए। हानि उठाकर माल बेचने वाले सौदागर को भी कर मुक्त या शुल्क मुक्त रखा जाना चाहिए। कुटुंब के पालन के लिए रखे गए दुधारू पशुओं के स्वामी को पशु कर से मुक्त रखना चाहिए। सामान्य काल में तीर्थ स्थानों व देव स्थानों को कर मुक्त रखा जाना चाहिए। जब प्रजाजन नया उद्योग लगाए अथवा कृषि कार्य करे और इसकी सिंचाई के लिए तालाब, नहर या कुएं बनवाएं तो उसे तब तक कर नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि वे उस कार्य में हुए व्यय से दुगना लाभ प्राप्त नहीं कर ले। तीसरा है विभिन्न प्रकार के कर। इसमें पहला है भाग। खेती के उपज पर लगाए जाने वाले कर को शुक्र ने सामान्यतः भाग कहा है। शुक्र ने भाग की वसूली के लिए तीन प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है। पहला, कृषि भूमि का क्षेत्रफल, दूसरा भूमि की प्रकृति और तीसरा कृषि उपज पर किसान के लाभ की मात्रा। शुक्र के अनुसार राजा को कृषि भूमि के क्षेत्र के आधार पर यह मालूम करना चाहिए कि उस भूमि पर अधिक, मध्यम एवं लघु पैदावार कितनी होगी, और तब उसके अनुसार भाग या कर की मात्रा तय करनी चाहिए। शुक्र ने भूमि की प्रकृति को ध्यान में रखकर भाग की मात्रा तय करने की बात कही। राजा को बंजर या पथरीली भूमि से होने वाली उपज का छठवां हिस्सा, तालाब, नहर या कुएं से सिंचित होने वाली उपज का तीसरा हिस्सा और वर्षा से सिंचित होने वाली उपज का चौथा हिस्सा या नदी से सिंचित भूमि की उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिए। किसानों से कर या भाग वसूलने के तीन तरीकों का उल्लेख किया गया है। राजा किसी धनी जमींदार की मदद से, ग्राम पालक नामक भृत्य की मदद से अथवा भागहार नामक अधिकारी की मदद से किसानों से भाग प्राप्त करता है। दूसरा है शुल्क। भाग के द्वारा राज्य की आय का एक प्रमुख साधन शुल्क है। शुक्र के अनुसार राजा को उस क्रेता अथवा विक्रेता से शुल्क प्राप्त करना चाहिए
जो आर्थिक लेन देन में लाभ की स्थिति में हो। शुक्र कहते हैं कि किसी एक पक्ष से ही शुल्क प्राप्त करने को उचित माना है। शुक्र का मत है कि शुल्क की वसूली में छल कपट नहीं किया जाना चाहिए और किसी एक वस्तु पर एक बार ही शुल्क प्राप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, शुल्क की दर के बारे में शुक्र दो मत प्रकट करते हैं। पहला, राजा क्रेता अथवा विक्रेता से वस्तु के मूल्य का 32वां भाग शुल्क के रूप में प्राप्त करे। राजा को क्रेता या विक्रेता से लाभ के 20वें या 16वें अंश को शुल्क के रूप में प्राप्त करना चाहिए। तीसरा है आकर कर। प्राचीन भारत में खनिज उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर को आकर कर कहा जाता था और इसे वस्तु रूप में वसूला जाता था। शुक्र के अनुसार राज्य व्यवहार उत्पादन व्यय काटकर खान से उत्पन्न होने वाले पदार्थों या धातुओं पर निम्नलिखित दर से आकर कर प्राप्त करता था, जैसे स्वर्ण, क्षारों नमक, रत्नों का आधा हिस्सा, चांदी का तीसरा हिस्सा, तांबे का चौथा हिस्सा, जिंक, सीसा व लोहे का छठवां हिस्सा। नेक्स्ट है तृण या काष्ठ आदि पर कर। जो लोग ईंधन आदि के लिए जंगल से तृण काष्ठ का संग्रह करते हैं उनसे ये वस्तु रूप में लिया जा सकता है। शुक्र के अनुसार ऐसी सामग्री का तीसरा, पांचवा, सातवां, 10वां या 20वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाना चाहिए। पशु कर। प्राचीन भारत में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, अतः इस पर कर लगाने की परंपरा थी। शुक्र ने पशु कर की वसूली के बारे में कहा है कि राजा को बकरी, भेड़, गाय, भैंस तथा अश्वों की वृद्धि का 8वां हिस्सा प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही बकरियों, गायों, भैंसों व भेड़ों के दूध का 16वां हिस्सा पशु कर के रूप में प्राप्त करना चाहिए। ब्याज कर। शुक्र ने साहूकारी के धंधे को कर योग माना है। उनके अनुसार राजा को साहूकार की ब्याज का 32वां हिस्सा कर के रूप में प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है आवासीय व व्यावसायिक भूमि पर कर। जब राजा आवास या व्यवसाय हेतु भूमि प्रदान करे तो उसे इस भूमि पर भूकर लगाना चाहिए और भूकर की दर वही होनी चाहिए जो कृषि हेतु दी गई भूमि के लिए तय की गई है। यात्री कर। शुक्र का मत है कि सड़कों की रक्षा, मरम्मत तथा सफाई के लिए यात्रियों से कर प्राप्त किया जाना चाहिए। दस्तकारों व कलाकारों पर कर। शुक्र के अनुसार राजा को कारीगरों, बढ़ई आदि तथा शिल्पकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों के वर्ग से प्रत्येक 15 दिन में एक दिन निःशुल्क राज्य कार्य करवाना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि शुक्र के अपराध, पद व छल पर क्या विचार है। शुक्र ने अपराध संबंधी विवरण को अपराध, पद एवं छल के रूप में प्रस्तुत किया है। शुक्र ने अपराध, पद एवं छल की संख्या क्रम से 10, 22 तथा 50 बताई है। उसका मत है कि इन सभी अपराधों, पदों व छलों के बारे में मुकदमे की पहल प्रजाजन द्वारा ही की जा सकती है, किंतु राज्य के पक्ष चाहे तो वह भी इस बारे में मुकदमे की पहल कर सकता है। पहला है अपराध। शुक्र नीति सार में 10 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। पहला, राज्याज्ञा का उल्लंघन, स्त्री की हत्या, वर्णसंकरता, पर स्त्रीगमन, चोरी करना, पर पुरुष से गर्भ धारण करना, कठोर वचन बोलना, अनुचित या अश्लील बातें कहना, कठोर दंड देना और गर्भपात कराना। दूसरा है पद। शुक्र ने कुल 22 पद बताए जो दंडनीय हैं, किंतु इन 22 पदों में वे 10 अपराध शामिल हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, जैसे उत्तेजना फैलाना या पशु आदि पर तीर चोट करके आतंक करना, फसल नष्ट करना, गृह आदि में आग लगाना, राजद्रोह करना, राज चिन्ह नष्ट करना या जाली मुद्रा बनाना, राजा की गुप्त मंत्रणा को प्रकट करना, बंदियों को खोलकर भगाना, अन्य किसी की वस्तु संपत्ति को बेचना, राजकीय डुग्गी सार्वजनिक घोषणा के कार्य में बाधा डालना, लावारिस स्वामीहीन वस्तुओं पर अपना स्वामित्व और राजा के कर आदि को रखना और राज के धन के विभिन्न विभागों को काटना। पद मूलतः ऐसे दंडनीय अपराध हैं जो राज्य अथवा राष्ट्र के प्रति किए जाते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत छल। शुक्र नीति ने दंडनीय अपराधों के रूप में 50 प्रकार के छलों का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार हैं, जैसे घरों, मार्गों, जलाशयों आदि को नष्ट करना, पारिक को पाटना आदि। शुक्र का छल संबंधी विवरण वास्तव में राजा नामक व्यक्ति के साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक नैतिकता के प्रति कपट, दुर्भाव, अशिष्टता व धूर्तता संबंधी अपराध को प्रकट करता है। नेक्स्ट है अपराधों का वर्गीकरण। शुक्र ने सभी प्रकार के अपराधों को 4 मूल वर्गों में बांटा है। पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा मानसिक और चौथा सांसर्गिक। कायिक अपराध शरीर से किया गया अपराध है। वाचिक अपराध वाणी द्वारा,
मानसिक अपराध मन द्वारा और सांस्कृतिक अपराध किसी के साथ मिलकर अथवा सहयोग से किया गया अपराध। शुक्र ने पुनः इनमें से प्रत्येक अपराध के दो भाग बताए हैं। पहला है बुद्धिकृत, दूसरा अबुद्धिकृत। बुद्धिकृत और अबुद्धिकृत में प्रत्येक अपराध दो प्रकार का हो सकता है, कारित या अनुमोदित। कारित अपराध का अर्थ है स्वयं द्वारा किया गया अथवा अपनी ओर से पहल करके अन्य से करवाया गया अपराध। अनुमोदित अपराध का अर्थ है ऐसे अपराध जिसमें अपनी अनुमति या सहमति निहित हो। कारित व अनुमोदित अपराध चार प्रकार से हो सकते हैं। सकृत्य, एक बार किया गया। असकृत्य, एक बार से अधिक किया गया अपराध। तीसरा है अभ्यस्तकृत, लगातार किया गया अपराध। और चौथा है स्वभावकृत, अपराधी स्वभाव के रूप में किया गया अपराध। अपराधों के वर्गीकरण की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, शुक्र ने कुल 4 मूल अपराध कायिक, वाचिक, मानसिक व सांसर्गिक स्वीकारे हैं और इनमें से प्रत्येक के लिए 22 प्रकार या उपभेद बताएं। इस प्रकार चारों मूल अपराधों तथा उनके उपभेदों की कुल संख्या 92 होती है। दूसरा है, कानूनी दृष्टि से अपराध के अपराधी का मूल्यांकन करने में यह वर्गीकरण सहायक है। इससे यह प्रकट होता है कि अपराध किस प्रकार शरीर, वाणी, मन संसर्ग किया गया, अपराधी ने अपराध जानपूर्वक किया या अनजाने में किया, अपराध की प्रकृति क्या है और स्वयं अपराधी का पूर्व चरित्र क्या है। इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि शुक्र ने अपराधी की विधिक स्थिति व दायित्व के मूल्यांकन को महत्व दिया। शुक्र का मत है कि प्रत्येक अपराध की गुरुता एवं अल्पता को जानकर ही अपराधी को उसके अपराध कर्म के लिए दंडित किया जाना चाहिए। थैंक यू।